नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानप्रीत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट इन आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मोगा, पंजाब। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है इसके बारे में। सबसे पहले मैं कामना करता हूं कि जो लोग किसी भी तरह से कोरोना से एक्सपोजर में आए हैं, कोरोना के वायरस से संक्रमित हुए हैं, उन लोगों को भगवान जल्दी सेहतमंद करे और सबको बढ़िया सेहत बख्शे, और अपने आसपास वालों का, ताकि आप लोग सभी ख्याल रख सकें, ध्यान रख सकें। दोस्तों, आज का टॉपिक एक बहुत ही जरूरी विषय के ऊपर है, जिसको हम हर महीने आने वाली सीरीज में आगे लेके डिस्कस करते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे। इसमें जो सब्सिक्वेंट, जो इसमें आगे हमारे जो भी कंटेंट आएंगे, जो भी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको सभी को हम बहुत ध्यान से डिस्कस करेंगे। आज दोस्तों जो टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है क्लिनिकल रिसर्च एंड कंडक्ट। दोस्तों, क्लिनिकल रिसर्च और कंडक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक ह्यूमन बीइंग्स के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। क्लिनिकल रिसर्च को आज की डेट में क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल की फॉर्म में नाम दिया गया है। क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल्स जो कि ऑर्गेनाइज्ड ट्रायल्स होते हैं, जिसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंडिया में डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और आईसीएमआर मिलकर इनको अप्रूवल देते हैं। आईसीएमआर डीसीजीआई को प्रपोजल को फॉरवर्ड करता है और डीसीजीआई फाइनल डिसीजन लेता है। आईसीएमआर की कोर कमेटी भी क्लिनिकल रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए अप्रूवल्स देती है। पर उससे पहले दोस्तों, हर एक इंस्टीट्यूट में जहां पर क्लिनिकल रिसर्च करने में सक्षम है जो इंस्टीट्यूट, वहां पर एक इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन एथिकल कमेटी गठित होती है, जो कि इन हाउस, जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होने लायक जो भी प्रपोजल्स हैं, क्लिनिकल रिसर्च से जुड़े प्रपोजल्स, उनको स्क्रीनिंग करती हैं और उनको अप्रूवल होने के बाद ह्यूमन एथिकल कमेटी से फॉरवर्ड किया जाता है फर्दर अप्रूवल के लिए, इफ रिक्वायर्ड। दोस्तों, क्लिनिकल रिसर्च की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले कि इस टॉपिक की गहराई में मैं जाऊं, आज हम जनरली बात करेंगे क्लिनिकल रिसर्च और कंडक्ट से जुड़ी हुई जनरल बातें। आने वाले समय में हम इस टॉपिक को आगे इन डेप्थ में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्लिनिकल रिसर्च की बात करें इस कोरोना वायरस के दौर में, कोविड-19 के दौर में भी, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी भी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ये जो वैक्सीन हैं, चाहे हम कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, चाहे स्पुतनिक वैक्सीन की बात करें, ये सभी जल्दी से इनको अप्रूवल दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी आम लोगों तक इन वैक्सीन को पहुंचाया जा सके और जल्दी से जल्दी लोगों को ठीक किया जा सके इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जरिए। पर इसमें जो खास बात है वो समझने लायक वो ये है कि ये जितने भी वैक्सीन हैं, चाहे वो कोवैक्सीन है जो कि इंडियन ओरिजिन का है, चाहे कोविशील्ड है, इनको फेज 3 में ही ओपन कर दिया गया था जनरल पब्लिक के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंप्लीट किया जा सके देश भर में, ताकि लोगों को कोविड से लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा ताकत मिले। अब दोस्तों, हम बात करते हैं जनरल बात क्लिनिकल रिसर्च और कंडक्ट के बारे में, जिसमें हम आज कवर करेंगे डेफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, टाइप्स ऑफ मेडिकल रिसर्च, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के बारे में ब्रीफ,
इनफॉर्म कंसेंट, पर्पस क्या होता है इसका ब्रीफ, और इनको हम कंक्लूड करेंगे। देखिए दोस्तों, पहली बात आती है कि रिसर्च स्टडी करने की जरूरत क्या है। देखिए, रिसर्च स्टडी की बात करें जब भी, रिसर्च स्टडी एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मैनर है, एक सिस्टमैटिक मैनर है, जिसके जरिए हम जो कॉमनली या अनकॉमनली होने वाले इवेंट्स को एक प्रॉपर, प्रिसाइज, एक्यूरेट, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक प्रोसीजर के जरिए उसको रिकॉर्ड करते हैं। इस रिसर्च स्टडी के लिए कितने पेशेंट्स को रिक्रूट करना है, किस ग्रुप में पेशेंट्स को हमें डालना है, किस ग्रुप में पेशेंट्स को हमें रखना है, ताकि ग्रुप टू ग्रुप कंपैरिजन हो सके, कौन सा ट्रीटमेंट किस ग्रुप में रहेगा, कितने ड्यूरेशन की स्टडी होगी, कितनी देर का फॉलोअप होगा, और ऐसे कितने केसेस होते हैं जिसमें रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस भी होता है। क्लिनिकल रिसर्च के संदर्भ में बात करें तो रिट्रोस्पेक्टिव मतलब वो लोग, वो पेशेंट पॉपुलेशन या वो पॉपुलेशन उनके जिस भी बीमारी से या जिस भी बीमारी से वो संक्रमित थे, उस समय क्या ट्रीटमेंट थी, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल उनकी रिपोर्ट क्या थी, उसका मूल्यांकन करना पास्ट में जाके, ओनली बेस्ड अपॉन द हिस्ट्री ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड्स। मतलब वो जो मेडिकल रिकॉर्ड है पेशेंट्स का, जो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जो पिछला रिकॉर्ड है, जो कि हॉस्पिटल में या क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, उसके बेस पर भी हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये भी एक टाइप की रिसर्च स्टडी होती है। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर सीरीज में आगे चलकर। दोस्तों, अगर एक टॉपिकल, एक सुपरफिशियल ओवरव्यू देखें तो जो मेडिकल रिसर्च स्टडीज होती हैं उनको मेनली 2 चीजों में देखा जाता है। ब्रॉडली देखा जाए तो वो 2 तरीके से हो सकती है। एक है नॉन डायरेक्टेड डेटा कैप्चर, उसमें कोई प्रिसाइज मेथड, कोई एक्यूरेट मेथड नहीं होगा, बट वाइटल स्टैटिस्टिक्स लगाकर बस आप जनरली चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, उसके पीछे कोई एक मेथडोलॉजी प्रॉपर नहीं होती है, जिस वजह से उस डेटा की एनालिसिस, कैप्चरिंग, उस डेटा की जो इंटरप्रिटेशन है वो कभी भी हमारे लिए फ्रूटफुल एग्जैक्टली नहीं हो सकती। वो हमारे लिए एग्जैक्टली वो जो डेटा है जो नॉन डायरेक्शन या नॉन ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट किया जाता है, वो डेटा कभी भी हमें एक प्रिसाइज रिजल्ट्स दे नहीं सकता। फिर आता है मेडिकल रिसर्च स्टडी में हाइपोथेसिस बेस्ड डेटा कैप्चरिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एज वेल एज पब्लिशिंग। इसमें आपके अलग अलग तरह के स्टडी डिजाइन आ जाते हैं। केस कंट्रोल स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन, कोहर्ट स्टडीज, जिनको हम आगे सीरीज में पढ़ते रहेंगे। क्लिनिकल ट्रायल एक टर्म है जिसमें ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट भी हो सकता है, जिसमें किसी कंडीशन की एनालिसिस भी हो सकती है, जिसमें किसी भी कंडीशन की, किसी डिजीज की एनालिसिस भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि क्लिनिकल ट्रायल हमेशा ड्रग की टेस्टिंग से जुड़ा हो। अक्सर क्लिनिकल ट्रायल्स मेडिकल डिवाइसेस, हेल्थ डिवाइसेस या जनरल एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेज या जनरल क्लिनिकल पैरामीटर्स को एनालाइज करने के लिए जनरल ब्लड कलेक्शन या सैंपल कलेक्शंस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की या नर्वस सिस्टम की बीमारियों की बात करें तो उस केस में क्वेश्चनेयर्स डिजाइन किए जाते हैं, क्वेश्चनेयर्स स्पेसिफिक। जैसे अर्थराइटिस के पेशेंट्स में क्वेश्चनेयर्स को डिजाइन करके उनसे एनालिसिस किया जाता है कि उनको डे टू डे एक्टिविटी में काम करने में कितना मुश्किल हो रहा है, उनके ट्रीटमेंट का, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में जो वो काम कर रहे हैं उस पर किस तरह का प्रभाव है। ये सारी बातें क्लिनिकल ट्रायल के अंडर ही आ जाती है। आई होप कि अब हमने एक बेसिक सा पर्पस समझा है कि क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च स्टडी जो होती हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव और क्या पर्पस है। दोस्तों, अगर हम बात करें क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है,
हर एक देश में क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टार्ट होने की एक अपनी हिस्ट्री है। इंडिया ने भी क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टार्ट किया प्रॉपर चैनल से। इसमें आईसीएमआर डीसीजीआई का रोल प्ले होता है। आज भी ये अप्रूवल करती हैं। एक टाइम के बाद इनका अप्रूवल बहुत मैंडेटरी है। बट अगर हम हिस्ट्री को देखें ध्यान से, तो क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत पहले से किए जा रहे हैं वर्ल्ड में। दोस्तों, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो डॉक्टर वैन हेलमोंट ने 1628 में एक क्लिनिकल ट्रायल किया, जिसमें उन्होंने बुखार को ठीक करने के लिए ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया, ब्लड को बाहर निकाला, ताकि उनके ब्लड में से जो लोग किसी बीमारी से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन से पीड़ित थे, उनके ब्लड को रिमूव करके देखा गया, ताकि बैक्टीरियल लोड, इन्फेक्शन का लोड कम हो सके। फिर अगर हम हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो डॉक्टर लिंड ने सबसे बेहतरीन एक्सपेरिमेंट दिया इंसानियत को, जिसके जरिए इंसानियत को समझ आई कि क्लिनिकल ट्रायल्स को हाइपोथेसाइज करना, कंडक्ट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और दुनिया तक पहुंचाना उसके रिजल्ट्स को कितना जरूरी है, ताकि हम बीमारियों को लड़ते हुए, मेडिकल प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए हम इंसानियत को हेल्थ के सेक्टर में बहुत बेनिफिट दे सकें। पुराने समय में माना जाता था, जो सेलर्स लंबे समय के लिए समुद्र में जाते थे, उनमें अक्सर कई सेलर्स की डेथ हो जाती थी, क्योंकि उनको काफी मंथ्स, कुछ काफी सालों तक शिप पर रहना पड़ता था। और उस समय शिप पर पाए जाने वाले जो फूड होता था, उसमें अक्सर विटामिन सी को मैंडेटरी नहीं माना जाता था। यानी कि विटामिन सी की बात करते हुए समझें हम कि ऑरेंजेस या लेमोनेड्स या लाइम फ्लेवर्ड फूड इंग्रेडिएंट्स को अक्सर कई बार कैरी नहीं किया जाता था। और ऐसे पेशेंट्स में सोरनेस आ जाती थी, स्कर्वी के सिम्टम्स, जिसमें कि उनके चीक्स में कट आ जाते थे, लिप्स के साइड पर सोर्स आ जाते थे, और अगर उन स्किन के ऊपर पोर्स ओपनिंग्स हो जाती थी छोटी छोटी, उन ओपनिंग्स में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो वो एक फर्दर इन्फेक्शन को न्योता देने वाली बात होती थी, और वो लोग अक्सर डेथ तक भी चले जाते। अब इस बीमारी से उस समय कितनी डेथ हुई, इसका रिकॉर्ड तो हम नहीं जानते, पर यह बात जानते हैं कि एक समय में जब डॉक्टर लिंड ने इस बीमारी में एक्सपेरिमेंटेशन किया, इस बीमारी को लेकर विटामिन सी की डेफिशिएंसी यानी स्कर्वी पर काम किया, तब ये समझ में आया कि विटामिन सी की स्कर्वी जैसी बीमारी में कितनी इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने ऐसे लोग जो बीमार थे, जो सेलर्स थे, जो शिप से वापस आए और वो स्कर्वी से पीड़ित थे, उन लोगों को स्पेशल ऑरेंज और लेमन्स के आइसोलेट्स को पिलाया गया। और ग्रेजुअली जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन की तो उनकी हेल्थ कंडीशन, उनके सिम्टम्स इंप्रूव होने लगे। और उन्होंने इस ट्रायल को हाइपोथेसिस बनाकर ही कंडक्ट किया। हमें यह समझ में आया कि डॉक्टर लिंड के इस एक्सपेरिमेंट से कि क्लिनिकल ट्रायल्स का कंडक्ट होना कितना जरूरी है, ताकि हमें एक बायोलॉजिकल लीड मिल सके, एक हमें आगे स्टेप लेने में बहुत सहायता मिली कि कितना जरूरी है कि क्लिनिकल ट्रायल्स को किया जाए, ड्रग्स को लेकर, अलग अलग बीमारियों को लेकर, अलग अलग मेडिकल एलिमेंट्स और कंडीशन को लेकर, ताकि हम इंसानियत को इम्प्रूव कर सकें, इंसानियत में हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सकें। फिर अगर हम जनरली ड्रग की बात करें तो आर्सिफेनामिन, जो कि एक आर्सेनिक बेस्ड कंपाउंड था, जिसको पॉल एल्ड्रिक ने टेस्ट किया कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। बट देखा जाए इसको इन वाइवो भी टेस्टिंग किया गया कई पेशेंट्स में, बट देखा जाए कि इस आर्सेनिक कंपाउंड की अपनी कुछ टॉक्सिसिटी थी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इस वजह से हमेशा ये दौड़ रही कि बेहतरीन से बेहतरीन
एंटी माइक्रोबियल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स को खोजा जाए। और इसी खोज में इसी एंथुसियाज्म में सारा आप सभी लोग जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किया 1929 में, जिसके जरिए कितने लोगों को पेनिसिलिन जैसी ड्रग मिल पाई और कितनी महामारियों में, कितने तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में पेनिसिलिन जैसी ड्रग्स को पेनिसिलिन को टेस्ट किया गया और कितने लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाया जा सका, जो कि मेनली ग्राम पॉजिटिव बेस थी इन्फेक्शन, जिसके बारे में आज हम जानते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस में ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल्स का खास तौर पर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को लेकर जो डिस्कवरी है और जो टेस्टिंग का जो फिनोमिना है, ये यहीं केवल रुका नहीं, इसका क्रेडिट आगे जाता है, इसको आगे लेकर जाने को, इस रिसर्च को अगर है डोमैक ने सल्फोनामाइड्स, जिसे बोलते हैं प्रोंटोसिल, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोंटोसिल रेड, जो कि एक एजोडाई है। क्या है? एजोडाई। इसको उन्होंने डेवलप करने में 3 से 4 साल का समय लगाया। ऑल्दो डेवलपमेंट के इनिशियल फेज में डोमैक को इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स में कोई एंटी माइक्रोबियल या एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज का ज्यादा नहीं पता चल पाया, फिर भी उन्होंने एनिमल मॉडल्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंड्यूस करके, पैदा करके, और उनमें जब अपना प्रोंटोसिल रेड बनाया हुआ सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल एडमिनिस्टर किया, उनको दिया लेबोरेटरी एनिमल्स को, तब ये सामने आया कि काफी हद तक प्रोंटोसिल रेड डाई ने, प्रोंटोसिल ने सल्फोनामाइड है जो कि उसने इन्फेक्शन को कम करने में एफिकेसी दिखाई, और वहां से लीड मिलते हुए हमें सल्फोनामाइड्स अलग अलग कैटेगरी की ड्रग्स मिली। और इतना ही नहीं, डोमैक ने अपनी बेटी को, 7 साल की बेटी जो कि उस समय इन्फेक्शन से पीड़ित थी, ब्लड सेप्टिसीमिया से, ब्लड इन्फेक्शन से, उसको भी उन्होंने सेम कंपाउंड को एडमिनिस्टर किया और उनकी बेटी की कंडीशन भी इंप्रूव हुई। इससे ये समझ में आया कि लेबोरेटरी से लेके क्लिनिकल लेवल तक रिसर्च पहुंच रही है, उसके लिए काम, उसके लिए रिसर्च बहुत पहले से चल रही है। फिर उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक का क्लिनिकल ट्रायल हुआ, उसकी डिस्कवरी की 3 साइंटिस्ट ने, शेड्स, बगी और वॉक्समैन ने 1944 में, और इस ड्रग का हमें पता लगा कि ये सॉइल बैक्टीरिया से मिलती है, और क्लिनिकल ट्रायल में पता लगा कि ये ड्रग बहुत ही बेहतरीन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। आज भी इसको डॉट्स थेरेपी या एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग माना जाता है। अगर इससे रेजिस्टेंस हो जाए तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स को प्रेफर किया जाता है। और क्लिनिकल ट्रायल्स में आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने 1950 में, इस काउंसिल ने एक सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी को बनाने की तरफ प्रोत्साहन दिया, आइडिया दिया, इसको इंप्लीमेंट करने की बात कही, ताकि आप किसी भी थेराप्यूटिक इंटरवेंशन या एजेंट को एनालाइज कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर मेथडोलॉजी होनी चाहिए, जिसको ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च काउंसिल से अप्रूवल की जरूरत है, ताकि उस ट्रीटमेंट को, इंटरवेंशन को, अगर वो एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट कोई भयंकर प्रोड्यूस करता है तो उसका पहले पता लगाया जा सके। पर वो तब पता लगाया जा सकता है कुछ हद तक अगर मेथडोलॉजी काफी साउंड है और क्लियर है, तो इसके ऊपर एम्फेसिस दिया गया था। दोस्तों, अगर हम बात करें क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी हुई, तो क्लिनिकल ट्रायल्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, इनकी रिपोर्टिंग करना, अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, कैसे रैंडमाइजेशन, कैसे पॉपुलेशन को पर्टिकुलर ग्रुप में पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, पर्टिकुलर इंटरवेंशन की तरफ, पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइस को उसमें यूज करना या नहीं करना, उसमें हम उसको एनालाइज, हम उसको एलोकेट करने से पहले ऐसा क्यों जरूरी है
और क्यों एक ऑर्गेनाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल करना जरूरी है? दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि नाजीज ने जो एक्सपेरिमेंट किए, बिना पॉपुलेशन की कंसेंट लिए, अप्रूवल लिए, कितनी ड्रग्स की टेस्टिंग करी, जिसमें कई लोगों ने ड्रग की टॉक्सिसिटी से, एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल की वजह से अपनी जानें गंवा दी। और ये एक बहुत बड़ा लेसन था इंसानियत के लिए कि क्यों हमें क्लिनिकल ट्रायल्स को अप्रूवल और प्रॉपर चैनल, और क्यों जो क्लिनिकल ट्रायल पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी अप्रूवल के बिना नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कार्यक्रम की तरफ देखें, जो बात करते हैं हम कि क्यों क्लिनिकल ट्रायल को करने से पहले हमें रिस्क एनालिसिस और बेनिफिट एनालिसिस और पॉपुलेशन जिसमें हम ड्रग को या पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइस या पर्टिकुलर सर्वे भी कर रहे हैं, उसका कोई दुष्प्रभाव, उसका कोई गलत प्रभाव ना हो जाए पॉपुलेशन पर, उनको उसके रिस्क बेनिफिट समझाने जरूरी है, उनका कंसेंट लेना जरूरी है जो पॉपुलेशन स्टडी में आप इंक्लूड करना चाहते हैं। और उसको इंक्लूड करने के लिए आप अपनी जस्टिफिकेशन दें, एथिकल कमेटी की अप्रूवल मांगे, और हायर रेगुलेटरी अथॉरिटीज की अप्रूवल भी जरूरी बन जाती है। ठीक है, इसके लिए वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने डेक्लरेशन ऑफ हेलसिंकी को पास किया। डेक्लरेशन ऑफ हेलसिंकी एक जगह यूरोप की जहां पर वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने मीटिंग कर जो पेशेंट पॉपुलेशन है या जो पॉपुलेशन है जिन पर किसी भी ड्रग को या मेडिकल टेस्टिंग या मेडिकल इंटरवेंशंस को दिया जाता है, उसमें पर्टिकुलर सेट ऑफ गाइडलाइंस के ऊपर सहमति जताई और गाइडलाइंस को पास किया, जिसको काफी देशों ने उस समय माना भी। आज तो इसको बहुत जरूरी माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को ट्रायल में इसलिए रिक्रूट ना किया जाए कि साइंस की बेनिफिट के लिए। दूसरी भाषा में बोलूं तो केवल पहला काम जो डेक्लरेशन ऑफ हेलसिंकी के अनुसार यह होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो ट्रायल पॉपुलेशन है या पेशेंट है उनकी हेल्थ को सर्वप्रथम रखना चाहिए, उसके बाद साइंटिफिक आउटकम को कंसीडर करना चाहिए। अगर साइंटिफिक आउटकम अच्छा हो सकता है पर अगर उसमें रिस्क जुड़ा है तो उस ट्रायल को करने से मना किया गया है। पर अगर हम बात करें गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, HIV, आजकल जैसे हम सुन रहे हैं दोस्तों कोविड, तो ऐसे महामारियों में, ऐसे केसेस में जब हमारे पास ट्रीटमेंट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो ऐसे केसेस में स्पेशल अप्रूवल्स ली जा सकती हैं। अदरवाइज रिस्क बेनिफिट एनालिसिस बहुत जरूरी बन जाता है और किसी भी पेशेंट को केवल ट्रायल की आउटकम्स को जस्टिफाई करने के लिए स्टडी में रिक्रूट नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम उनके हेल्थ को मॉनिटर करना चाहिए, पहले उनकी हेल्थ को कंसीडर करना चाहिए। तो ये बताया हमें वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन डेक्लरेशन ऑफ हेलसिंकी की गाइडलाइंस ने। उसके बाद ये प्रोसीजर धीरे धीरे आगे बढ़ा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो इसमें रोल इंपॉर्टेंट इसमें आने लग गया। उन्होंने सेट ऑफ गाइडलाइंस उन्होंने भी पास करी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात आ जाती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन जो कि कुछ देशों की, जिसमें देश आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, इन देशों ने मिलकर एक सेट ऑफ गाइडलाइंस को पास किया कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो इन देशों में कंडक्ट किए जाएंगे, इन सभी देशों में जो इस
इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उनके उनमें ये उसी सेट ऑफ गाइडलाइंस को फॉलो करते ही कंडक्ट करने चाहिए। मतलब अगर एक ट्रायल यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि उस ट्रायल से जुड़े हुए प्री क्लिनिकल टेस्टिंग या कोई भी क्लिनिकल टेस्टिंग की फेज है उसको शुरू से जापान में या यूरोपियन यूनियन के देशों में करना चाहिए। देखिए, उनमें ट्रायल कर सकते हैं बट डायरेक्टली पेशेंट पॉपुलेशन में, यानी अगर सेफ्टी का डेटा इनफ है तो आप फेज 1 ट्रायल में हेल्दी वॉलंटियर्स को स्किप करके डायरेक्ट फेज 2 या फेज 3 में भी उन दूसरे देशों में जो कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन के, उनमें उसको कंडक्ट कर सकते हैं। बाद में धीरे धीरे इसके रेगुलेटरी मेंबर्स भी बने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन के, और ये एक्सपैंड होती रही। ठीक है, इसके एडवाइजर्स भी बने। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्डिक कंट्रीज और WHO के प्रोग्राम से भी जुड़ गया ये, और कितने ही तरह के देशों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, आज भी जुड़ते जा रहे हैं। यानी ICH एक ऐसा सेट ऑफ गाइडलाइंस है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की, जिनको ये देश मानेंगे जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई रिस्क जो है, जो इनिशियल डिटेक्शन हो सकता है और साथ में टाइम को सेव किया जा सके, किसी भी प्रकार के रिस्क को पहले ही पता लगाया जा सके। ठीक है, और अगर एक देश में ट्रायल कंप्लीट होकर वो दवाई मिल जाती है तो दूसरे देश में जो फाउंडिंग नेशन है, जो उसका मेंबर नेशन है, उसमें ट्रायल को करने में ज्यादा समय ना लिया जाए और जल्दी से जल्दी वहां जो बीमार लोग हैं उस पर्टिकुलर डिजीज से उनको वो ड्रग मिल सके। सो ये था दोस्तों मेन पर्पस इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन, जिसने पास की है सेट ऑफ गाइडलाइन जिसको बोलते हैं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम लोग कि कितने टाइप के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। दोस्तों बात करें क्लिनिकल ट्रायल्स की तो इनको मेनली देखा जाए तो तीन तरह से बांटा गया। ठीक है, पहली बात आती है कि एक इंटरवेंशन को स्टार्टिंग से टेस्ट किया जाए। एक नया कंपाउंड डिस्कवरी हुआ है, चाहे वो एंटी कैंसर कंपाउंड है, चाहे कोविड-19 के अगेंस्ट है, चाहे एंटी ट्यूबरकुलर कंपाउंड है, उसको फेज 1 में डायरेक्ट डाला जाए। हेल्दी वॉलंटियर में उसकी जो टॉक्सिसिटी का, जब उसकी कोई एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इवेंट हो सकता है, उसका पहले पता लगाया जा सके, ताकि आगे जो लार्ज पॉपुलेशन है या डिजीज पॉपुलेशन में हम उसको मॉलिक्यूल को लेके जा रहे हैं उसको हम पहले से पता लगा सकें। इसे कहते हैं पर्टिकुलर डीमार्केटेड रिसर्च। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस, जिसमें हम दो एग्जिस्टिंग ड्रग्स को कंपेयर कर रहे हैं। इसमें यह हो सकता है कि आपने एक ड्रग को डिस्कवर किया, एक कंपनी ने एक ड्रग को बनाया या एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने एक ड्रग को बनाया जो कि एंटी नोशिया ड्रग हो सकती है। आप उसको मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटी नोशिया ड्रग के साथ कंपेयर कर एक क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करें और उसके आउटकम्स को एनालाइज करके बताएं कि जो एग्जिस्टिंग एंटी नोशिया ड्रग है उसके कंपैरिजन में जो न्यू एंटी नोशिया ड्रग को टेस्ट किया गया है, उन दोनों की एफिकेसी, टॉक्सिसिटी कितनी कंपेरेबल है। और इसको खास तौर में कीमोथेरेपी, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनमें नोशिया, वॉमिटिंग की अक्सर प्रॉब्लम रहती है, कीमोथेरेपी के साथ जो कि अक्सर एक मेजर प्रॉब्लम जुड़ी होती है, उनमें इस तरह के ट्रायल्स को अक्सर किया जाता है। कोई भी न्यूली डिस्कवर्ड ड्रग को आप एक स्टैंडर्ड एग्जिस्टिंग ड्रग के साथ कंपेयर करते हैं। इसी तरह से आप किसी ड्रग का थेराप्यूटिक एनालिसिस कर रहे हैं। तीसरी टाइप में दो ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग्स हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, अलग अलग वो डायबिटीज के लोगों में प्रिस्क्राइब की जा रही है।
पर दोनों ड्रग्स का जो डायबिटीज पॉपुलेशन में प्रिस्क्राइब होती हैं, कभी भी एक क्लिनिकल स्टडी में कंपैरिजन नहीं हुआ। इसमें हम नई ड्रग की अप्रूवल की बात नहीं कर रहे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दो ड्रग्स जो मार्केट में अप्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रिस्क्राइब की जा रही है डायबिटिक पॉपुलेशन में, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी एंटी डायबिटिक पोटेंशियल को पता लगाने के लिए। टाइम इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म की बात करें, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों कि जर्मन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने 1939 से 45 के टाइम पीरियड के बीच में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हुए कितने लोगों की जान को गवा दिया, कितने लोगों ने जान को गवाया। उससे सबक लेते हुए जर्मनी ने न्यूरेमबर्ग कोड को बनाया, जिसमें जो भी ट्रायल में पार्टिसिपेंट है उनका कंसेंट लेना मैंडेटरी कर दिया गया। पर दोस्तों तब भी न्यूरेमबर्ग कोड एक सफिशिएंट नहीं था, एक तरह से देखा जाए सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि ये ट्रायल से जुड़ी हुई सारी बातों को एक्सप्लेन करने में कंप्लीट नहीं था। जैसे कि कितनी ड्यूरेशन का एक्सपोजर रहेगा, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसके लिए क्या कंपनसेशन दिया जाएगा या क्या ट्रीटमेंट मेजर्स किए जाएंगे, क्यों पेशेंट पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाला गया है, और क्यों एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को आप ड्रग ना देते हुए खाली एक्सिपिएंट्स यानी प्लेसिबो दे रहे हैं, जिसका केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है पर थेराप्यूटिक इफेक्ट जरूरी नहीं हो भी सकता, नहीं भी। काफी फैक्टर्स थे जिसको न्यूरेमबर्ग कोड समझाने में सक्षम नहीं था। फिर डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, 1964 में आई, टाइम बता दो लेके, 1964 में आई, जिसको वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने फॉर्मुलेट किया और स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को बनाया, गाइडलाइंस को, जिनको फॉलो करना जरूरी था ह्यूमन सब्जेक्ट्स को ट्रायल में इंक्लूड करने से पहले या ट्रायल के दौरान। इसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। पर इसी में आगे बढ़ते हुए आज की डेट में देखा जाए तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को सर्वप्रथम माना जाता है, जिसको आईसीएच ने फॉर्मुलेट किया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन। जापान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के नेशंस ने मिलकर इसको गठित किया। जीसीपी एक इंटरनेशनल एथिकल साइंटिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है और यह बताती है कि इन सारी चीजों को डिजाइन में भी इंप्लीमेंट किया जाए, क्लिनिकल ट्रायल के डिजाइन में, उसकी कंडक्टेंस में, उसकी जो भी रिकॉर्डिंग होती है आउटकम्स की जो भी रिकॉर्डिंग होती है उसके ऊपर भी क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को, साइंटिफिक क्वालिटी को मेंटेन रखा जाए, और उन ट्रायल्स की रिपोर्टिंग जो है उसके ऊपर भी यही चीजें अप्लाई होती हैं। और ये भी जरूरी है कि आईसीएच जीसीपी में जो भी रेगुलेशंस फॉलो की जाती हैं, दे मस्ट कॉम्प्लाई विद दी, वो जरूर कॉम्प्लाई करनी चाहिए, अग्रीमेंट में होनी चाहिए डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी की। दोस्तों एक छोटा सा बात है कि केस रिकॉर्ड फॉर्म, दोस्तों एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया जाता है जिसके जरिए डेटा को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, डेटा को कैसे फर्निश किया जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन को कैसे रखा जाएगा, किस फॉर्म में रखा जाएगा, किस फॉर्म में शेयर करना है। उसके लिए जरूरी है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, पर्टिकुलर डिजाइन में क्लिनिक केस उसको उस फॉर्मेट में रखा जाए। अगर सीआरएफ नहीं बनाए जाते तो हर एक देश, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्टिकुलर केस रिकॉर्ड फॉर्म बनाएगी, जिसमें डेटा को, जिसमें इंफॉर्मेशन को हो सकता है इनकम्प्लीट फॉर्म में स्टोर किया जाए या रिकॉर्ड किया जाए, और जो कि बाद में डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, पब्लिशिंग में और या वेरिफिकेशन या ऑडिट में प्रॉब्लम बन सकती है। इसीलिए जरूरी है कि केस रिकॉर्ड फॉर्म को जरूर
एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के तहत वर्ल्ड वाइड में हो सके तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर उसी को पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से ही फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, जनरली ओवरव्यू देखें तो क्लिनिकल रिसर्च में कौन कौन से लोग जुड़े हो सकते हैं? इसमें इन्वेस्टिगेटर्स हो सकते हैं, इसमें कोऑर्डिनेटर्स, प्रोजेक्ट के मैनेजर, जो कि ट्रायल के कंडक्ट से लेकर ट्रायल की रिकॉर्डिंग, ठीक है, और मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रायल पार्टिसिपेंट्स के डेटा के ऊपर कलेक्शन, उसकी पूरी मेंटेनेंस, ऑडिट, ट्रायल की ऑडिटिंग कब हो रही है, ठीक है, ट्रायल की रिपोर्टिंग, डेटा की शेयरिंग, हर चीज के ऊपर वो अपना सुपरविजन रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन क्लिनिकल रिसर्च करने के लिए हेल्थ केयर स्टाफ, जिसमें नर्सेस, हमारे क्लिनिकल ऑफिसर्स, जिनके पास एक्सपीरियंस हो तो बहुत बेहतर होगा, और फील्ड में वर्कर्स। अगर उस क्लिनिकल ट्रायल या रिसर्च में पर्टिकुलर पेशेंट पॉपुलेशन या पर्टिकुलर एपिडेमियोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो क्लिनिकल या हेल्थ वर्कर्स हैं या ट्रायल के जो स्टाफ है, उसको उन पर्टिकुलर पॉपुलेशन या पेशेंट्स तक भेजा जाए, ताकि वो ट्रायल से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को पर्सनली कलेक्ट कर एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के तहत ट्रायल के रिकॉर्ड में जमा कर सकें। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट फार्मासिस्ट, जो कि आप जानते ही हैं, डिस्पेंसिंग से लेकर हेल्थ डिस्पेंसिंग से ड्रग की डिस्पेंसिंग से लेकर क्लिनिकल डेटा की इवैल्यूएशन, कलेक्शन से लेकर सारे प्रोसीजर में इन्वॉल्व हैं। फिर जो क्लरिकल स्टाफ, क्वालिटी एश्योरेंस की जो ड्रग है या जो भी ट्रायल से जुड़े हुए सिम्टम्स हैं या ट्रायल से किसी भी प्रकार के सैंपल की एनालिसिस है, तो क्या वो डेटा जो है वो इंटीग्रिटी है, क्या वो सैंपल्स को प्रॉपर एनालिटिकल मापदंडों पे सही एनालाइज किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ऑफ कोर्स लेबोरेटरी का स्टाफ, जो टेक्निकल स्टाफ है, इन सारे लोगों की बदौलत ही क्लिनिकल रिसर्च को प्रॉपर तरीके से कंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों हम ये पढ़ ही चुके हैं, नाजी एक्सपेरिमेंट से हमें बहुत सीखने को मिला। इससे कि डिक्लेरेशन ऑफ न्यूरेमबर्ग कोड आया, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी हुई, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की, और आज की डेट में भी, और उसके बाद सबसे जरूरी ICH, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का गठन हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं, पर बहुत ध्यान से बात रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, आजकल हम अक्सर टीवी पर ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एलोपैथी और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स की कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन है, एक हम कह सकते हैं एक ऑपोजिट, एक दूसरे को अपोज किया जा रहा है पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को लेकर। दोस्तों मेरा मानना है कि कोविड-19 के दौर में कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आयुर्वेदिक बेस्ड है, चाहे वो एलोपैथिक बेस्ड है, चाहे वो किसी भी बेसिक साइंस से या अदर डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट है, हमें हर प्रकार से एक गोल रखना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव के तहत काम करना चाहिए कि हमें कोविड-19 से मिलकर एक साथ लड़ना है, ना कि हमें अपने डिसिप्लिन, अपनी साइंस और या नॉन साइंटिफिक डिसिप्लिन जो है उनको कहीं ना कहीं हमें कहीं अपोज करना है। तो हमारी यही सोच होनी चाहिए कि हमें इस मुश्किल दौर में, महामारी के दौर में मिलकर क्लिनिकल रिसर्च से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर सोर्स से गैदर करें, तभी लोगों में शेयर करें। गलत चीज़ों को सुनकर आगे पास ना करें किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम के जरिए। ठीक है, और इन चीज़ों के जरिए ही हम और अपनी तरफ से प्रिकॉशन लें, और किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट अगर किसी भी लाइफ को बचा सकता है हमें ज़रूर करना चाहिए, पर आंख बंद करके नहीं। हमें किसी ना किसी ट्रीटमेंट पर ज़रूर कोई जस्टिफाइड तरीके से ही भरोसा रखना चाहिए। हम
ये नहीं कि हम टीके लगा रहे हैं, मतलब कोई मिट्टी कोई राख को अपने शरीर पर लगा रहे हैं और ये अज्यूम करें कि हमारा कोविड ठीक हो जाएगा। इस तरह के अंधविश्वास में भी नहीं जाना चाहिए। हमें बहुत सोच समझकर जस्टिफाइड तरीके से मेडिकल या पर्टिकुलर प्रैक्टिशनर की सलाह के जरिए जो ऑथराइज्ड है, तभी हमें पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपको अच्छा लगा होगा, और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाली सीरीज में मैं और डीप में जाते हुए क्लिनिकल स्टडी टाइप्स, इन्फॉर्म्ड कंसेंट की स्ट्रक्चर, इंडिया में फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम या क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने का जो प्रोटोकॉल है, जो प्रोसीजर है, उसमें जो रेगुलेटरी जो प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में बहुत ध्यान से और बारीकी से समय लेकर आराम से चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके मन में या विचार हो, हमें जरूर लिखिए इस पते पर। और दोस्तों, आज के लिए इस सेशन को मैं कंक्लूड करता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।